स्ट्रेस तो लेना ही नहीं होता है, न देना होता है किसी को, न लेना होता है। तो स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं, इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? जो कई बार लोगों को इन्हेलर्स को कैसे प्रॉपर्ली यूज़ करना है ये भी थोड़ा नॉलेज नहीं होता। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है जो इनहेलर के आगे की साइड में जोड़ दी जाती है, बनती है। बाईपैप मशीन ये सर घर पे भी एडवाइस करते हैं और घर पे वो पेशेंट आराम से बाईपैप मशीन लेता है और ऑक्सीजन भी लेता है घर पे। बाद में कलर चेंज हो जाता है इसका। हाँ, अगर उसका कलर चेंज हो गया तो उसको एंटीबायोटिक्स की हम ज़रूरत महसूस। एक्सरसाइज का क्या रोल है सर सीओपीडी को मैनेज कर? वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं उस म्यूकस में और वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो जितना पतला बलगम हुआ तो लाइन्स में बताएं कि क्या ज़रूरी है सीओपीडी के पेशेंट्स के लिए भी और जो नहीं है पेशेंट्स उनके लिए भी। बात आती है इसका डायग्नोसिस में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं? डायग्नोसिस में सीओपीडी का जो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो उसकी जो हिस्ट्री है उसमें पेशेंट बता ही रहा होता है। दूसरे और कोई बीमारियाँ रूल आउट करने के लिए हमें उसके एक्सरे कराना चाहिए, ठीक है। और एक्सरे के साथ में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, उसमें उसका एक टिपिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न दिखाता है वो पेशेंट। और इसके बाद में ब्लड टेस्ट में होते हैं कि वो अस्थमा और सीओपीडी कई बार एक दूसरे से ओवरलैप करते रहते हैं, तो वो तो नहीं है। साथ में बाकी बीमारियां तो पेशेंट को नहीं है। ईसीजी भी करवाना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल का भी चेक करवाना चाहिए क्योंकि ओल्ड एज में पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, हाइपरटेंशन साथ में रहती है, शुगर भी साथ में। स्क्रीनिंग टेस्ट बाकी टेस्टों के लिए भी करना चाहिए। प्लस लंग कैंसर के भी चांसेस बढ़ते रहते हैं स्मोकिंग के जो पेशेंट होते हैं सीओपीडी के साथ में, तो हमें एक लो डोज सीटी स्कैन भी पेशेंट का करवाना चाहिए ताकि पेशेंट को पता रहे कि उसको कैंसर तो अभी डेवलप नहीं हो रहा है। सर आपने शुरू में बताया था कि इसके ग्रेड्स होते हैं डिजीज़ के, तो वो ग्रेड्स क्या होते हैं और उनको डायग्नोसिस में कौन से टेस्ट से डिसाइड करते हैं? वो लंग फंक्शन का कोई टेस्ट होता है? पेशेंट्स के जो ग्रेड्स होते हैं वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, इस टाइप की सीओपीडी होती है, ठीक है। और उसको डायग्नोसिस जो गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा पीएफटी होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। सर ये क्या टेस्ट होता है? इसमें हम पेशेंट को सांस लेने की कैपेसिटी की जांच करते हैं। इसमें ट्यूब सी होती है और उसमें पेशेंट को फूंक मारने के लिए कहा जाता है और वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में उसमें फूंक मारता है और उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे उसकी रिकॉर्डिंग होती है। उससे पता चलता है कि उस किस कैपेसिटी से फूंक मार सकता है। पेशेंट एक जो नॉर्मल बंदा है उसकी कैपेसिटी उसके कंपेयर किया हुआ ग्राफ शो होता है और उससे उसका मेजर किया था कि एक नॉर्मल बंदा जो इस एज ग्रुप का है, इस वेट का, इस हाइट का है, उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके कंपेयर में उसकी कितनी कैपेसिटी है। फिर उसकी जितना कैपेसिटी आता है उसके हिसाब से उसकी ग्रेडिंग होती है कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में 70% आ रहा है ऑफ द नॉर्मल पर्सन और 70 to 50% आ रहा है, 30 to 50% आ रहा है, लेस देन 30 आ रहा है। इसके हिसाब से उसके अलग अलग ग्रेडिंग की जाती है। तो फिर सर ग्रेडिंग के हिसाब से इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता होगा? जी, वो किस तरीके से होता है? इसका ग्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। उसमें जो इनहेलर्स होते हैं वो हम एडवाइस करते हैं, ठीक है। जो सीओपीडी के इनहेलर्स होते हैं उसमें ग्रेडिंग के हिसाब से हमने ट्रीटमेंट के हिसाब से 3 ग्रुप में डिवाइड किया होता है, ए, बी और ई। तो ए में तो सब हम उसको ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, ठीक है, जो सिर्फ एयरवेज को खोलने में काम आते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब डायलेट कर देते, फैला देते। क्योंकि एयरवेज की जो सिकुड़ जाते हैं, बेसिकली सूजन की वजह से सिकुड़ जाते हैं या फाइब्रोस वगैरह होने की वजह से सिकुड़ जाते हैं, तो वो प्रॉपरली पेशेंट सांस नहीं ले पाता और न सांस छोड़ पाता है। बी में दूसरे ब्रोंकोडायलेटर ऐड करते हैं, ठीक है। ई में जो होता है उसमें 2 टाइप के ब्रोंकोडायलेटर प्लस उसके साथ में स्टेरॉइड इनहेलर्स साथ में यूज़ करते हैं। ये जो स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं इससे कुछ साइड इफेक्ट? इनहेल्ड स्टेरॉइड्स होते हैं उसके एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जो हम ओरली मेडिसिन लेते हैं, चाहे स्टेरॉइड हो चाहे बाकी मेडिसिन हो, वो हमारे पेट में जाके ब्लड में अब्जॉर्व होती है और ब्लड से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट आता है और उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। प्लस उसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ती है, तब जाके उसका इफ़ेक्ट जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे इफ़ेक्ट आता है। और जो इनहेलर्स हैं वो हमें जहाँ पे हमारी बीमारी है, कहाँ पे है कि लंग्स में है, वहीं पे डायरेक्ट जा रहे हैं, वो उसके एयरवेज में जा रहे हैं, वहाँ उसका डिपोजिशन होता है। मात्रा जो लेते हैं जैसे 200 वो माइक्रोग्राम होता है एज़ कम्पेयर टू 2 मिलीग्राम टेबलेट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और उसका जो जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे वो जा रहे। प्लस जो डिपोजिशन क्वांटिटी है वो अराउंड 20 to 30% एयरवेज में उसके जाकर डिपोजिशन होता है। तो एज़ कम्पेयर टू द ओरल मेडिकेशन वो काफ़ी कम मात्रा में हमारी बॉडी में जाते हैं और प्लस उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी कम होता है बॉडी में, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी
नहीं के बराबर होते हैं, कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होता। सर इनहेलर्स की बात चल रही है तो एक सवाल ये भी आता है, कई बार लोगों को इनहेलर्स को कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है ये भी थोड़ा नॉलेज नहीं होता। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो लेता नहीं है, उसकी वजह से वो बार बार में डॉक्टर के पास आता है कि मेरे को तो फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि इनहेलर कैसे लेना है उसको पहले दवा स्टार्ट करने से पहले सीख के जाना चाहिए। दूसरा, जब भी हर बार आता है वो डॉक्टर को दिखाए कि मैं कैसे इनहेलर लेता हूँ। अगर उसकी टेक्निक ख़राब है तो डॉक्टर या जो भी केयर गिवर है वहाँ पे वो उसको ठीक करता है और दोबारा अपने सामने लेके दिखाता सिखाता है और फिर उसको भेजता है। और हर बार जब भी आए वो इनहेलर टेक्निक अपनी चेक करवाए। ठीक है, अब ये तो हो गया सिस्टम की कैसे करना चाहिए मरीज़ को, और मरीज़ को अपने इनहेलर खुद के साथ में लेके आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मरीज़ क्या ओल्ड एज के होते हैं तो इनहेलर में क्या कि हैंड और माउथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस स्थिति में मरीज़ को स्पेसर होता है, उसमें उसके थ्रू इनहेलर का उपयोग करना चाहिए। स्पेसर क्या होता है कि एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है जो इनहेलर के आगे की साइड में जोड़ दी जाती है। ठीक है, और एक हिस्सा उसको अपने मुंह में लेता है, दूसरा इनहेलर को उसमें जोड़ दिया जाता है, बीच में ट्यूब आ जाती है। जब इनहेलर को प्रेस करता है, ठीक है, उसके साथ में वो जो मेडिसिन होती है वो उस चैम्बर में इकट्ठी हो जाती है, ट्यूब के चैम्बर में, और फिर वो धीरे धीरे अपने मुंह से लंबी सांस लेके उसको अंदर तक खींचता है और जितना हो सके उसको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखता है ताकि जो मेडिसिन सांस के थ्रू अंदर गई है वो प्रॉपरली एयर्स में डिपॉजिट हो जाए और फिर उसको नाक के थ्रू अपना धीरे धीरे छोड़ सकता है। फिर एक बार प्रेस करने के बाद में कम से कम उसको ये मैन्योर 5 बार करना चाहिए ताकि जितनी भी दवाई मेडिसिन उस चैम्बर में है वो उसके लंग्स में प्रॉपरली चली जाता है। इससे लंग्स में दवा का डिपोजिशन की जो परसेंटेज है भी काफ़ी इंप्रूव होती है, प्लस पेशेंट्स को अल्टीमेटली फ़ायदा तो इसी से ही मिलता है। कई पेशेंट्स क्या होता है कि चैम्बर को लेने में उसको कम्बरसम प्रोसेस समझते हैं या एक सोशल स्टिग्मा सोचते हैं कि कोई देख लेगा तो क्या महसूस करेगा, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। हम हर चीज़ दूसरे आदमी को कभी देखने नहीं जाते हैं और उससे आप कितना सोचते हो, क्या महसूस करते हो, ऐसा क्यों सोचते हैं हम। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए आप ले रहे हो तो किसी से छुपाने और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो मरीज़ को प्रॉपरली लेना चाहिए जिस तरीके से उसको समझाया गया है। प्लस आजकल ऑनलाइन दवा कंपनियों के भी वीडियोज़ वगैरह होते हैं, वो इनहेलर के साथ में स्कैनर डाल के देते हैं या कोई नंबर डाला हुआ होता है, उस पर भी आप डायल करके या स्कैन करके अपने मोबाइल से देख सकते हैं प्रॉपरली कि मेरी टेक्निक जो है जैसे बताई गई है उस तरीके से मैं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। घर पे भी असेस कर सकते हैं उसको। तो ये टेक्निक एक इनहेलर के लिए होती है। उसके साथ में इनहेलेशन थेरेपी ऐसा एक ब्रॉड टर्म है और उसमें इनहेलर एक पार्ट है। इनहेलेशन थेरेपी में नेबुलाइजेशन भी आता है और कैप्सूल्स होते हैं, रोटा कैप्स होते हैं, उसमें पाउडर होता है। तो तीनों अलग अलग लेने का तरीका होता है लेकिन दवाई सब में सेम होती है। एक ही दवाई को 3 रूप में हम ले सकते हैं। सर ये नेबुलाइजर क्या होता है? नेबुलाइज़र में क्या होता है कि दवाई का एक सॉल्यूशन होता है, उसको मोटर के थ्रू हाई प्रेशर दिया जाता है, एयर दी जाती है, तो उससे भाप बनती है, वेपर्स बनते हैं। और मरीज़ जो इनहेलर या रोटा कैप्स नहीं ले पाता, उसकी कैपेसिटी कम है, उसमें मरीज़ को मास्क लगा दिया जाता है और नेबुलाइज़र चैम्बर में दवाई डाल के प्रेशर दिया जाता है, गैस निकलती है, वो अपनी सांस की तरफ उसको इनहेल करता है और छोड़ता है, इनहेल करता है छोड़ता है। इसमें दवा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें दवा का लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जो मरीज़ नहीं ले सकता, होम बाउंड है, बेड रिडन है, उसकी लंग कैपेसिटी काफ़ी कम है या मरीज़ अस्पताल में भर्ती, तभी ये थेरेपी हम यूज़ करने के लिए एडवाइस करते हैं। नहीं ऐसा उसको इनहेलर्स और जो कैप्सूल्स हैं उसके थ्रू ही लेने के लिए सुझाव देते हैं, क्योंकि एक नेबुलाइजेशन का एक इनहेलर के लेने के बराबर इफेक्ट सेम रहता है। ये तो इनहेलर्स की बात हुई, क्या इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स भी यूज़ किए जाते हैं? हाँ, एंटीबायोटिक्स जो है उसका काम ही ये होता है कि वो किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है। ठीक है, लेकिन मरीज़ को जब एक्यूट एक्सर्वेशन होता है उसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। एक्यूट एक्सर्वेशन में उसके हम यूजुअली बलगम का कल्चर करवा के और उसकी जांच करनी चाहिए कि कौन सी एंटीबायोटिक उसके इफेक्टिव रहेगी, वही एंटीबायोटिक हमें देनी चाहिए। ठीक है, और वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है जब तक उसका इन्फेक्शन सबसाइड नहीं हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स का भी रोल तभी आता है जब उसको एक्यूट एक्सर्वेशन होता है। और एक्यूट एक्सर्वेशन की इसकी डेफिनेशन होती है कि पेशेंट्स की जो लंग कैपेसिटी एकदम से कम होने लगती है, उसको सांस फूलना ज़्यादा महसूस होने लगता है, उसका स्पुटम जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है या उसका कलर जो है स्पुटम का चेंज हो सकता है। जैसे सब वाइट कलर का म्यूकस थिक टीनेसिस का टिपिकल कैरेक्टर होता है, वाइट कलर का टीनेसिस स्पुटम। टीनेसिस मतलब कि छूटता नहीं है, चिपका हुआ रहता है, थूकने से एक साथ बाहर निकल जाता है लेकिन मरीज छोड़ नहीं पाता
और चिपका हुआ रहता है। फिर आपके बाद में कलर चेंज हो जाता है इसका? हाँ, अगर उसका कलर चेंज हो गया तो उसको एंटीबायोटिक्स की हम ज़रूरत महसूस करते हैं। तो वो किस तरीके का कलर हो जाता है सर तब? उसका जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका कलर का जो, अगर वाइट कलर है पहले से, तो येलो हो गया, ग्रीन हो गया, उसमें ब्लड मिक्स वगैरह करके आ रहा है, तो ये सब कलर्स उसके चेंज हो जाते हैं। सर एक और सवाल लोगों के जहन में रहता है कि क्या सीओपीडी का परमानेंट इलाज हो सकता है या हमेशा दवाओं पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है? अगर पेशेंट को सीओपीडी डायग्नोसिस किया हुआ है तो ये दूसरी बीमारियों की तरह कंट्रोल में की जाती है। कंट्रोल में करने का मतलब कि इसको दवाई को सहारे से अपने एक नॉर्मल लाइफ जो कैपेसिटी है उसको जीने के लिए, बनाने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो उसमें दवा लेने का मतलब ये है कि अपना उसका एक नॉर्मल लेवल मेंटेन करके रखें ताकि बीमारी कंट्रोल में रहे। ठीक है, ऐसे सीओपीडी के मरीज़ को डेवलप होने के बाद में उसको दवाइयों पे ही रहना पड़ता है और दवाई उसे प्रॉपर लेने चाहिए। छोड़ देगा तो उसका जो लंग कैपेसिटी एक नॉर्मल है उससे ऑब्वियसली कि कम होएगी तो उसको तकलीफ़ महसूस होगी तो उसको ज़्यादा दवाइयों को लेने की ज़रूरत पड़ती है और वो काफ़ी महंगा पड़ता है। यानी कि अगर वो दवाइयाँ नहीं लेगा तो अल्टीमेटली उसकी लंग्स की कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। फिर जब एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब सांस लेना बहुत मुश्किल होगा तब तो उसे इलाज के लिए आना ही पड़ेगा, और तब आप कह रहे हैं इलाज बहुत महंगा होगा। क्योंकि उसको भर्ती करने की नौबत आ सकती है, ज़्यादा ख़राब होगी तो उसको आईसीयू में एडमिशन करना पड़ता है, तो काफ़ी पैसा लगता है। तो उसको इन सब चीज़ों से बचे रहने के लिए अपने इनहेलर्स जो हैं या जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस किया उसको कंटिन्यूसली प्रॉपर तरीके से लेता रहे और टाइम टू टाइम डॉक्टर को सलाह लेता रहे। सर आपने बताया टाइम टू टाइम डॉक्टर से सलाह, तो कितने समय में डॉक्टर को फॉलोअप के लिए? यूजुअली अगर उसको मेडिसिन से उसका सांस कंट्रोल में चल रही है, सिम्टम्स उसके कंट्रोल में है, तो एवरी 3 मंथ्स तो उसको आना ही आना चाहिए। ठीक है, और इन बिटवीन उसको अपने जो नॉर्मल सांस पहले से चल रही थी उसमें चेंजेज आते हैं तो उसी टाइम उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सर जब बहुत ख़राब कंडीशन हो गई किसी पेशेंट की, आपने जो ग्रेड्स बताया उसमें वो 4th, शायद 4 ग्रेड बताया आपने, जब 4th स्टेज में आ जाता है तो उस वक्त पर किस तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं? क्या इसमें जो लंग्स हैं वो पूरी तरह ख़राब भी हो सकते हैं? एक तरह से खराब भी हुए होते हैं। ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है? ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ पे इंडिया में ट्रांसप्लांट अभी होने लगे हैं, लेकिन काफ़ी सीवियर होती है, प्लस उसकी एज भी कम हो और उसका कोई बेनिफिट्स दिख रहा हो, बाकी बीमारियां नहीं हो, तो उसको ट्रांसप्लांट में फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जो मॉडलिटीज़ हैं वो हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने की कैपेसिटी कम हो चुकी होती है। शरीर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो उसकी सीवियर कंडीशन की वजह से उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ने की कैपेसिटी कम हो चुकी होती है। उसकी उसको ड्राउजीनेस रहती है और मरीज़ एकदम बेहोशी जैसी हालत में जाने लग जाता है। तो उससे बचने के लिए हम उसको एयरवेज को ओपन रखने के लिए बाईपैप मशीन लगाने के लिए एडवाइस देते हैं, ताकि वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर सकते हैं। बाईपैप थेरेपी बोलते हैं, वो एक वेंटिलेटर की तरह होता है लेकिन नॉन इन्वेजिव होता है। अपना ऑक्सीजन लेवल भी उसका कम होने लग जाता है, तो एक्सटर्नल ऑक्सीजन लेने के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ने की जो ट्रिगर है वो मिल नहीं पाता और वो और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करने लग जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे जो आईसीयू मोस्टली पेशेंट एडमिट होते हैं उनका ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो CO2 जो है रिटेन किए हुए होते हैं और बेहोशी जैसी हालत में आ जाते हैं हमारे पास में इमरजेंसी में, और हम बिना इंटूबेट किए हुए जब तक होता है उनका पीएच लेवल होता है, हमारी बॉडी का ब्लड का एक पीएच लेवल है 7.4, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करने का पीएच लेवल कम होने लग जाता है। उसको वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर थोड़ा कम होता है तो हम इसको बाईपैप मशीन के थ्रू उसको रिकवर करने के लिए हेल्प करते हैं। तो सर ये तो हॉस्पिटल के ही प्रोसीजर्स हैं। हाँ, उसको फिर अगर क्रोनिकली ऐसा हो रहा है तो घर पे भी हम उसको बाईपैप मशीन ये सर घर एडवाइस करते हैं और घर पे वो पेशेंट आराम से बाईपैप मशीन लेता है और ऑक्सीजन भी लेता है घर पे, लेकिन उसके साथ साथ में उसको अपना न्यूट्रिशन का बहुत। तो सर ये जो बाईपैप मशीन है क्या ये पोर्टेबल होती है? क्या किस तरीके से घर पे यूज़ कर सकते हैं? ये नॉर्मल पोर्टेबल होती है, मतलब कि पहले तो बड़ी होती थी, इतनी बड़ी होती थी, आजकल इतनी सी मशीन आती है। ठीक है, उसमें एक मास्क होता है, ट्यूब होती है, उसमें मशीन में प्रेशर वो देती है। ठीक है, और बिजली से कनेक्टेड होती है, बैटरी ऑपरेटेड भी हो जाती है, तो वो कहीं पे जा रहा है तब भी उसको ऑपरेट कर सकता है। क्या सर ये उनको हर वक्त लगा के रखनी होती है या जब उनको ऐसा लगे कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं? नहीं, उसको ऐसा लगने की सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऐसा लगने में तो उसकी कंडीशन ज़्यादा वर्सन होती है। उसको जब बताया जाता है तो उसको बताया जाता है कि कितने आवर्स में के लिए लेनी है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। तो मोस्टली पेशेंट को हम नाइट टाइम के लिए बोलते हैं कि जब सोते वक्त लगाए और सुबह खोले तो वो दिन में उसका
ठीक रहता है। और कई बार पेशेंट को और ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन उसको 12 से 14 घंटे 18 घंटे इस टाइप तक के लिए लगानी पड़ती है। तो यानी इतने कॉम्प्लिकेशन से बचने का बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले तो स्मोकिंग छोड़ दें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सरकार ने भी लोग कम से कम यूटिलाइजेशन करें, उसके लिए टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी कॉस्टली भी किया है पहले काफ़ी सालों में, लेकिन फिर भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो इसको पकड़ती ज़्यादा है और फिर ये छूटती नहीं है, तो आदत सी बन जाती है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट को इसको छोड़ने के लिए, तो उससे साइकेट्रिस्ट से या काउंसलर से मिलना चाहिए अगर छोड़ नहीं पा रहा हो तो। स्मोकिंग के लिए कम सुनने में आता है कि लोग इस तरीके से किसी को कंसल्ट, जब कोई ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तब तो कहते हैं लोग कि हाँ नशा की लत छुड़वाने के लिए जाते हैं, पर स्मोकिंग छोड़ने के लिए कम ही सुनने में आता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन इसमें क्या है कि लोग इसको एक तरह से स्टिग्मा मानते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होती है, हर नुक्कड़ हर चाय वाले के पास में हर जगह पे मिल जाती है ओपनली, और सोचते हैं कि स्मोक ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा जाए तो उसमें काफ़ी हज़ारों तरह के जो डेंजरस हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं स्मोक में, वो हमारे बॉडी में जाते हैं, रिएक्ट करते हैं और धीरे 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 हमारे जो टिश्यू है ऑर्गन है उसको डैमेज करते जाते हैं। सर स्मोकिंग की बात तो हमने की कि स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, एक्सरसाइज का क्या रोल है सर सीओपीडी को मैनेज करने में? एक्सरसाइज से क्या है कि हम अपने ब्रीदिंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी, आपका स्टेमिना इंप्रूव हो जाता है, और एक्सरसाइज करते हैं बॉडी भी मूवमेंट्स, मसल्स भी अच्छी रहेंगी, हमारी जो बोन की डेंसिटी है वो भी अच्छी रहती है। तो एक्सरसाइज से ये सब चीज़ें जो सीओपीडी के एंड स्टेज पेशेंट होते हैं इनमें काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, उसका मसल मास काफ़ी कम हो जाता है, ऊपर का जो चेस्ट वाला पार्ट है काफ़ी फूला हुआ होता है और टांगें काफ़ी पतली और कमज़ोर सी होती हैं। तो एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है, प्लस उसको प्रोटीनियस न्यूट्रिएंट उसको लेने चाहिए, घर में भी घर वालों को अगर उसकी देखभाल करते हैं तो वो लेने चाहिए। प्लस रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन एक प्रोग्राम होता है तो उसमें इनरोलमेंट करना चाहिए ताकि उसकी जो मसल्स मास वगैरह है वो इंक्रीज़ हो सके और वो उसको जो डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा है या कर रही है उससे ओवरकम करने में काफ़ी मिलता है। प्लस इस एक्सरसाइज करने से उसका मेंटल स्ट्रेस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो हमारे को अच्छा फील कराने में काफ़ी रहता है। स्ट्रेस से भी सीओपीडी का कोई कनेक्शन है? स्ट्रेस में उसके सिम्टम्स एक्सरबेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, तो पेशेंट को स्ट्रेस तो लेना ही नहीं होता, न देना होता है किसी को, न लेना होता है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जब कोई अनहोनी उसके साथ में हो जाती है तब वो लेता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए वो अपनी बात को दूसरों के साथ में शेयर करे ताकि उसका स्ट्रेस जो है वो डिवाइड हो सके, डिवाइड होने से उसका इफेक्ट भी कम आएगा। प्लस दोस्तों का होना तो सर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बिना किसी गिव एंड टेक के हेल्प करता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बात करते हैं कि काउंसलिंग इसमें काम आती है, मगर लोग काउंसलर के पास जाना आज भी लोगों को एक टैबू लगता है कि हम पे कोई लेबल लग जाएगा कि हमने काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट को या साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट किया। हाँ, वो एक प्रोफेशनल है, उसमें टैबू क्या लगना, वो तो आपकी ज़रूरत है आपको यूज़ करना। लेकिन सर ऐसा बहुत बार होता है, सोसाइटी इस टाइप की है, भाई उसका सबसे रीज़न ये कि हमारी अपब्रिंगिंग इस टाइप की है कि वो हमें क्या कहेगा, हमारे साथ ऐसा है तो वो क्या बात करेंगे। हम अपने बारे में बात करने के बजाय दूसरे बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। उसका हमारे ऊपर इस टाइप का लेबल लगा दिया जाता है कि आपने इनहेलर ले लिया है तो आपको सांस की बीमारी होगी, पता नहीं क्या हो गया, इनहेलर एक बार लेना शुरू कर दिया तो ये छूटेंगे नहीं। अब उसको ये कौन समझाए कि भाई मेरे को तकलीफ़ हो रही है तो मैं तो लूँगा ही लूँगा ना, और मेरे को इससे फ़ायदा होता है, मुझे लेना ही लेना चाहिए। तो इसलिए जिसको तकलीफ़ है उसी को पता होता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ पे अडिग रहे। ये नहीं कि दूसरा क्या कह रहे हैं उसके अनुसार वो खाना नहीं खाता, उसको थोड़ी पता है उसको पेट में भूख लगी हुई है। दूसरा आदमी तो उसको कहेगा खाना भी मत खाओ, ठीक है, उसी अनुसार काम करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, तो इसमें क्या ब्रीदिंग का एक्सरसाइजेज होती हैं? इसमें ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज, कैपेसिटी बिल्डिंग टाइप का प्रोग्राम होता है। इसमें 6 से 8 हफ्ते तक का वो होता है और पेशेंट की पहले असेसमेंट किया जाता है कि इस टाइप की एक्सरसाइज कितनी कर सकता है, ठीक है, फिर उसमें कितना इम्प्रूवमेंट उसका आ रहा है, आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, या सस्टेंड उतना ही रह रहा है, तो इस टाइप का प्रोग्राम ये। इसके अलावा सर योगा और प्राणायाम उसी में ही आते हैं, ये हमारे इंडियन जो प्रोग्राम्स हैं उनको योगा प्राणायाम ये है, तो इनसे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और सर एक बात और मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे ध्यान आ रही है कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए सीओपीडी के पेशेंट्स को, इसका क्या किस वजह से कहा जाता है? सीओपीडी के पेशेंट जो होते हैं उसमें म्यूकस प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया टीनेशियस टाइप का होता है ना, चिपका हुआ रहता है, छूट नहीं पाता है,
ठीक है। तो अब इस कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने चाहिए, तो ताकि उसका जो म्यूकस है पतला बनेगा और छूटने में हेल्प आसानी रहेगा। होगी। बलगम जी। अंदर चिपका हुआ होता है सांस के थ्रू रात में, और है ये कि बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं उस म्यूकस में, और वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। तो जितना पतला बलगम होगा तो हमारे म्यूकस का काम है जो हार्मफुल एयरवेज में जो भी प्रोडक्ट्स चले जाते हैं, धुआं वगैरह, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। सर ह्यूमिडिफायर का भी कोई रोल है इसमें? हाँ, बिल्कुल। जो हम बाईपेप वगैरह और ये सब जो देते हैं, वो ह्यूमिडिफायर एयर ही देते हैं। उसमें एक पार्ट लगा था, या ऑक्सीजन हम किसी पेशेंट को देते हैं तो उसके पहले एक पानी से भरा हुआ कंटेनर होता है, उसके थ्रू ऑक्सीजन होते हो जाता है, तो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाई होके जाती है। उसका इसलिए होता है कि एयरवेज ड्राई हो जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ह्यूमिडिफायर एयर ही जानी चाहिए। हमारा नोज़ का जो मेन काम है वो एयर फिल्ट्रेशन के साथ साथ में ह्यूमिडिफिकेशन है। तो जो ड्राई मौसम होता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, और वहाँ पे ह्यूमिडिफाई का बहुत अच्छा रोल हो जाता है। लेकिन ऐसा है, नॉर्थ इंडिया में ह्यूमिडिफिकेशन की कमी ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहती है। सर, तो अब आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरा अगर सम अप करके हम कहना चाहें कि आप कुछ लाइंस में बताएं कि क्या ज़रूरी है सीओपीडी के पेशेंट्स के लिए भी, और जो नहीं हैं पेशेंट्स उनके लिए भी। जो सीओपीडी के पेशेंट हैं, उन्हें सबसे पहला ज़रूरी है कि जिस कारण से उनको सीओपीडी डेवलप्ड हुई है, स्मोकिंग, उसको एक ही झटके में आज ही के दिन उन्हें छोड़ देना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर के बताए ट्रीटमेंट के अनुसार उन्हें आगे की दवाई लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने उन्हें इन्हेलर लेने के लिए सुझाव दिया है तो उन्हें कंटिन्यूसली बिना रुके, जब तक डॉक्टर उनको चेंज करने के लिए नहीं कहे, नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, जो नहीं है उन्हें भी, जैसे मैंने बताया, अपने जो भी कारण होते हैं सीओपीडी के, उनसे जितना बचाव सके उतना ही बढ़िया है। उसमें स्मोकिंग छोड़ना स्मोकिंग शुरू ही नहीं करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और स्मोकिंग किसी भी रूप में, किसी भी आदमी के लिए, किसी भी काम के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। स्मोकिंग सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना आसान भाषा में सीओपीडी जैसी गंभीर बीमारी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। हम हर समय सांस लेते हैं, बिना सोचे, बिना रोके, लेकिन जब एक एक सांस भारी लगने लगे तो वक्त आ जाता है रुककर अपनी सेहत की तरफ देखने का। सीओपीडी कोई उम्र से जुड़ी थकान नहीं, एक मेडिकल कंडीशन है जिसे समझना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सही वक्त पर इसे पहचान लें तो हम फिर से वो ज़िंदगी जी सकते हैं जिसमें चलना, हंसना और खुलकर सांस लेना मुमकिन हो। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो यूडेमोनिया क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, कोशिश कीजिए कि आप भरपूर सांसें ले सकें।